नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हम अधगम को पढ़ रहे थे। हमने अधगम में पहले एक वीडियो के माध्यम से अधगम की लघु बातों को पढ़ लिया है। अब हम अधगम के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। इसमें पहला सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने 1913 में दिया था। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था। ये भी पूछ सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, उस पर प्रयोग किस पर किया था, तो बिल्ली पर। इस सिद्धांत के अन्य नाम प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत और बंध या संबंधवाद का सिद्धांत है। दोस्तों, थॉर्नडाइक मूलतः पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1898 में एक शोध पत्र एनिमल इंटेलिजेंस लिखा। यदि आपसे पूछे कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इन्होंने 1898 ईस्वी में एनिमल इंटेलिजेंस नामक एक शोध पत्र लिखा था। इसमें ही इन्होंने सबसे पहले बताया था कि कोई भी प्राणी, व्यक्ति या बालक प्रयास व त्रुटि से सीखता है। फिर इसके बाद इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग 1913 ईस्वी में किया। चलिए नेक्स्ट देखिए। इस प्रकार इन्होंने एक बॉक्स लिया। इस बॉक्स में बिल्ली को बंद किया और इसमें एक लीवर लगाया था। इस लीवर के माध्यम से बिल्ली को भोजन प्राप्त होता था। इसमें भोजन या भूख को इन्होंने उद्दीपक नाम दिया तथा भोजन या मछली को उद्दीपक नाम दिया तथा भूख को उद्दीपन नाम दिया और बिल्ली के द्वारा करी गई उछल कूद को अनुक्रिया नाम दिया। इसमें सबसे पहले बिल्ली इस बॉक्स में बंद करी। इसके बाद बिल्ली ने जब इस बॉक्स में उछल कूद करी, तो उछल कूद करने के बाद इसमें यहाँ पर ये लीवर दिख रहा है। इस लीवर पर बिल्ली का पंजा पड़ गया। तो लीवर पर जैसे ही बिल्ली का पंजा पड़ा तो ये गेट है और गेट ये लीवर से कनेक्ट है, तो यह गेट खुल जाता है और बिल्ली भोजन प्राप्त कर लेती है। जैसे ही बाहर ये रखा हुआ भोजन बिल्ली प्राप्त कर लेती है। तो इसी प्रकार इसमें बिल्ली बार बार प्रयास और गलतियां करती है। फिर अंत में उसका पंजा सही जगह पर यानी लीवर पर पड़ जाता है, जिससे ये गेट खुल जाता है और बिल्ली अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। इसी आधार पर थॉर्नडाइक ने बताया कि प्राणी भी अनेकों प्रयास और त्रुटियां करके लक्ष्य तक पहुंच जाता है। आपको इसमें याद रखना है कि मछली या भोजन को थॉर्नडाइक ने उद्दीपक कहा है और जो बिल्ली के अंदर जो भूख है उस भूख को उद्दीपन कहा है और बिल्ली के द्वारा करी गई क्रियाएं जिसे अनुक्रियाएं कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। थॉर्नडाइक ने कुल 8 नियम दिए थे, जिनमें से मुख्य 3 नियम तथा 5 गौण नियम हैं। मुख्य 3 नियम को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। TAP, ताप नाम से आप इन्हें याद करेंगे।
टी से हो गया तत्परता का नियम, ए से हो गया अभ्यास का नियम और पी से हो गया प्रभाव का नियम। इस पहले वाले ये नियम है तत्परता का नियम, इसे रुचि का नियम भी कहा जाता है। इसे ही मानसिक तैयारी का नियम भी कहा जाता है। इसमें तत्परता वाले में उदाहरण देके आपसे पूछा जाता है कि एक घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो इसमें थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम लागू होगा। यदि तत्परता का नियम और रुचि का नियम ये दोनों एक साथ पूछे, ये रुचि का नियम है, ये तत्परता के नियम का उपनियम है, यदि ये दोनों आए तो रुचि का नियम सही होगा, और यदि रुचि का नियम सही नहीं आए ऑप्शन में तो तत्परता का नियम इसमें होगा। क्योंकि इस नियम में ऐसे उदाहरण पूछे जाएंगे, यदि प्राणी की खुद की रुचि है तो वह उस कार्य को करेगा अन्यथा नहीं करेगा। जैसे घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे ही इसमें और उदाहरण आएंगे, जैसे एक मजदूर को खेत तक ले जाया जा सकता है परंतु उसे काम कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी उसका मन होगा या रुचि होगी तो ही वो उस कार्य को करेगा अन्यथा नहीं करेगा। उसमें इस प्रकार के उदाहरण दिए आएंगे। वुडवर्थ ने तत्परता का अभिप्राय बताया है, इसे मानसिक तैयारी कहा है। इसी प्रकार इसमें दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम इसका उपनियम है, इसमें उपयोग या अनुपयोग का नियम। इसमें क्या होता है, यदि हम किसी चीज़ का उपयोग करते रहते हैं तो उसमें दक्ष बने रहते हैं अन्यथा नहीं। इसमें उदाहरण है, जैसे मोहन की टीम हमेशा विजेता रहती है, इस बार मोहन को बीमार हो जाने से उसकी टीम हार गई, यानी मोहन की टीम विजेता रहती थी हर बार और इस बार मोहन बीमार है यानी वह अभ्यास नहीं कर पाया, इस कारण उसकी टीम को हारना पड़ा। इसमें अभ्यास और अनभ्यास वाले उदाहरण आते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें अगला है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम का उपनियम है संतोष और असंतोष का नियम। इसमें ऐसे उदाहरण दिए आएंगे, जैसे एक बालक अपनी माँ के साथ ही बाजार जाना पसंद करता है, क्योंकि जाना पसंद करता है तो इसमें लॉजिक रहेगा कि बालक अपनी माँ के पास के साथ ही बाजार जाना पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसे अपनी माँ के साथ जाने में संतोष की प्राप्ति होती है, यानी उसकी माँ का प्रभाव है उसके ऊपर, इसलिए उसमें प्रभाव का नियम आएगा। जैसे एक बालक अपने पिता के साथ बाजार जाना पसंद करता है या एक बालक अपने दादा दादी के पास रहना पसंद करता है, इसमें पसंद वाले उदाहरण सभी आएंगे। जैसे मोहन सदैव गणित ही पढ़ता है, क्योंकि गणित ही पढ़ता है इसका मतलब मोहन को गणित पसंद है, इसलिए वह गणित ही पढ़ता है हमेशा, तो इसमें खुद को संतोष प्राप्त होता है उसको गणित पढ़ने में। तो ऐसे उदाहरण सभी इसमें आएंगे जिसमें संतोष और असंतोष की बात करें। चलिए नेक्स्ट, ये इसके 3 नियम हैं। आपको मुख्यतः इनका नाम याद रखने हैं कि मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये तीनों मुख्य नियम हैं और इसके 5 गौण नियम हैं। पहला है इसमें आंशिक अनुक्रिया का नियम, दूसरा है सादृश्यता का नियम, तीसरा है मानसिक स्थिति का नियम, चौथा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, पांचवा है साहचर्य का नियम। तो इसमें सबसे पहले देखिए आंशिक अनुक्रिया का नियम। इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे कोई भी बड़ा पाठ्यक्रम है तो उसे अंश में यानी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर पढ़ा जाता है, तो इसमें आता है आंशिक अनुक्रिया। और सादृश्य का नियम इसमें होते हैं
देखकर सीखना तथा करना। जैसे एक बालिका अपने ननिहाल में हलवा बनाते देखती है तथा वह अपने घर आकर हलवा बना लेती है। यानी उसने सादृश्य यानी देख कर सीखा है। जैसे उसने अपनी माता को हलवा बनाते हुए देखा है और देखकर फिर उसने खुद बनाने की कोशिश की और खुद ने बना लिया है। यानी उसने देख के सीखा है, उसे कहते हैं सादृश्यता का नियम। अगला है इसमें मानसिक विन्यास का नियम। इसमें किसी भी कार्य के प्रति हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच का होना होता है, उसे कहते हैं मानसिक स्थिति का नियम। इसमें एग्जाम्पल आएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी हम मन में अगर ठान लें तो हमारी जीत अवश्य होगी, और हमने मन में ठान लिया कि हमारी हार निश्चित है तो हम हार जाएंगे। अगला है इसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम। यानी इसमें अनेक अनेक प्रकार की क्रियाएं करके ही अपने लक्ष्य के पास पहुंचा जाता है। जैसे बिल्ली ने अनेक प्रयास और अनेक क्रियाएं की थी और वह अंत में उसने खाना प्राप्त किया था। ऐसे ही इसमें एक जैसे उदाहरण देखिए, इसमें एक प्रतियोगी किसी परीक्षा में सफल होने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रयास करता है। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्र सफल होने के लिए कभी अनेक अनेक प्रकार की टेस्ट सीरीज लगाता है, अनेक प्रकार की कोचिंगों को ज्वाइन करता है। यानी कि सफल होने के लिए वह भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिया करता है, यानी बहुप्रतिक्रिया करता है। तो उसमें इस प्रकार के नियम शामिल होंगे। नेक्स्ट इसमें है साहचर्य का नियम। साहचर्य सहचर्य मतलब साथ साथ रहना, साथ साथ चरना। तो इसमें साथ रहने का असर पड़ता है। जैसे एक तोता प्राणी की भाषा बोलने लग जाए। जैसे आपने सुना होगा, पद्मनी के पास एक तोता था, वह प्राणी की, हीरामन तोता था उसके पास, वह प्राणी की भाषा बोलता था। यानी आपने कई बार देखा होगा कि तोता आदमी की आवाज़ निकालने लगता है, यानी आदमी के साथ रह रहकर वह इंसान जैसी आवाज़ निकालने लगता है। तो वह साहचर्य के नियम के अनुसार ही ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट, इस सिद्धांत का प्रयोग। यानी प्रयास त्रुटि या उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है। तो सबसे पहले इसमें बालक प्रयास एवं त्रुटि से सीखता है। अभ्यास के महत्व को स्पष्ट किया गया है। इसमें मानसिक सक्रियता पर बल दिया गया है और बालक प्रयास और त्रुटि से सीखता है, इसलिए ही यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है। क्योंकि मंदबुद्धि बालक होते हैं, यह अनेकों प्रकार के प्रयास और गलतियां यानी त्रुटि करके ही सीखते हैं। इसलिए आपसे पूछा जाए कि मंदबुद्धि बालकों के लिए कौन सा सिद्धांत अधिक उपयोगी होता है, तो थार्नडाइक का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत अधिक उपयोगी है। तो यह थार्नडाइक का सिद्धांत था पहला। चलिए अब दूसरा सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यह पावलोव ने दिया था 1904 में। इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले इसमें यह पूछा जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो ये पावलोव ने दिया था 1904 में। इसको आपने याद रखना है कि अनु ने लब में अनेक क्रियाएं की और वह कुत्ता बन गया। इस प्रकार आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपने याद रखना है। इस सिद्धांत के अन्य नाम, कभी कभी अन्य नाम देकर भी इस सिद्धांत को पूछ लिया जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव ने, या फिर परंपरागत अनुबंधन या क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी इसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, पावलोव एकमात्र मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें 1904 में
नोबेल पुरस्कार मिला। आपसे ये पूछा जाएगा कि एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो वह पावलोव थे। क्योंकि पावलोव मूलतः एक पशु चिकित्सक थे। इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किए थे, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ना मिलके यह चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें 1904 में। क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे साहित्य, गणित, अर्थशास्त्र और समाज सेवा, शांति। इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने कुत्ते की पाचन ग्रंथि के ऊपर प्रयोग किए थे, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। चलिए, तो इस प्रकार इन्होंने एक कुत्ता लिया, जिसे एक इस प्रकार से बांध के रखा। इसमें इन्होंने कुछ शब्दावली का प्रयोग किया, जैसे भोजन। भोजन को इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक कहा, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। अगला इसने किया लार। लार यानी स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। अगला घंटी, अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी CS, कंडीशनल स्टिमुलस। इसमें क्या होता है कि भोजन को देखकर लार का आना, यह एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि भोजन भी स्वाभाविक उद्दीपक है और लार स्वाभाविक अनुक्रिया है। क्योंकि हर किसी को भोजन को देखकर लार आती है, तो यह एक स्वाभाविक क्रिया हो गई। इस प्रयोग में देखिए, इस प्रयोग में क्या होता है। यह प्रयोग 3 चरणों में किया है इन्होंने। पहले चरण में कुत्ते के सामने भोजन रखा। जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन रखा तो कुत्ते के लार आ गई। तो पहला चरण हुआ, कुत्ते के सामने भोजन रखा और भोजन को देखकर कुत्ते के लार आ गई, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस रखने पर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी स्वाभाविक उद्दीपक हुए भोजन। कुत्ते के सामने भोजन रखा तो स्वाभाविक अनुक्रिया उसकी क्या हो गई, लार का आना। दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया कि पहले एक घंटी ली। घंटी यानी कंडीशनल स्टिमुलस, ये हो जाएगा CS। पहले घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद में कुत्ते के सामने भोजन क्या हो जाएगा, स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिमुलस रखा गया। फिर उसके बाद में देखा कि कुत्ते के मुंह में लार आ गई। तो लार क्या होती है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। तो इन्होंने अनेकों बार इसी क्रम में इस प्रयोग को दोहराया कि सबसे पहले कुत्ते को घंटी सुनाई गई और घंटी की आवाज़ सुनाने के बाद भोजन दिया गया। फिर अगले दिन घंटी सुनाई, घंटी की आवाज़ के बाद फिर भोजन दिया गया। ऐसे ही इन्होंने अनेकों बार इस प्रयोग को किया। फिर लास्ट में क्या हुआ कि इन्होंने तीसरा चरण देखा कि केवल घंटी बजाई, यानी कंडीशनल स्टिमुलस, घंटी की आवाज़ बजाई और उस कुत्ते को भोजन नहीं परोसा गया। तो इन्होंने देखा कि कुत्ते ने फिर भी लार गिरा दी थी, यानी कुत्ता उस घंटी की आवाज़ से अनुबंधित हो चुका था। तो इसमें हो जाएगा घंटी CS और लार आना CR, यानी इसमें हो जाएगा CR, कंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी अब कुत्ता प्रतिबंधित हो चुका है। इस प्रकार इन्होंने इस प्रयोग को किया। चलिए नेक्स्ट, इस प्रयोग के उदाहरण, यानी इसमें पहला उदाहरण है, शादी समारोह में गर्मी में भी दूल्हा कोट पैंट पहनकर
पहनता है। आपने देखा होगा कि शादी चाहे गर्मी में हो, चाहे किसी भी मौसम में हो, चाहे सर्दी में हो, चाहे बरसात में हो, तो दूल्हा कोट पैंट पहनता है। तो यह किसका उदाहरण है? यह परंपरागत अनुबंधन यानी शास्त्रीय अनुबंधन या परंपरागत अनुबंधन का उदाहरण है, क्योंकि उस दूल्हे को यह अनुकूलित कर दिया गया है या उसको बंधित कर दिया गया है कि जब शादी होती है तो दूल्हा कोट पैंट पहनता है। इसलिए इसे परंपरागत अनुबंधन या फिर पावलाक का ये अनुक्रिया अनुबंधन वाला सिद्धांत है, ये इस पर लागू होता है। जैसे लाल बत्ती देखकर रुकना, हम लाल बत्ती देखकर रुक जाते हैं क्योंकि हमारे व्यवहार को अनुकूलित कर दिया गया है इस प्रकार से कि जब जब हम लाल बत्ती दिखेगी जब हम रुक जाएंगे। हमको ये अनुकूलन के द्वारा सिखा दिया गया है। अगला है घंटी बजते ही स्कूल में बैग बंद करना। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है तो बच्चे स्कूल में बैग बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन बच्चों को अनुकूलित घंटी के साथ अनुकूलित कर दिया गया है कि जब जब घंटी बजेगी जब यानी हमारे छुट्टी होगी और हम बैग बंद करके घर जाएंगे। तो आपसे इस प्रकार के डायरेक्ट उदाहरण दे के पूछा जाता है कि स्कूल की घंटी बजते ही बच्चों का बैग बंद करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उसका आंसर हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी पावलाक का परंपरागत अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन, इस नाम से आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब इस सिद्धांत के उपयोग यानी शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है? तो इसमें सबसे पहला उपयोग है कि भय को दूर करने में, यानी किसी बच्चे को किसी भी चीज़ से भय लगता है तो उसके भय दूर करने में भी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बहुत उपयोगी है। क्योंकि जैसे कोई बच्चे को किसी चीज़ से भय लगता है तो उस चीज़ को उसके सामने हम रखेंगे, बार बार उसको हम उसके सामने रखेंगे तो वह बच्चा उससे अनुकूलित हो जाएगा और एक टाइम बाद वह उससे डरना बंद हो जाएगा। एक है अच्छी या बुरी आदत निर्माण में, यानी हमें किसी भी प्रकार की अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो उसे निर्माण करने में, यानी अच्छी आदतों का निर्माण करने में और बुरी आदतों को छोड़ने में भी इस प्रयोग का बहुत महत्व है। अगला, इस सिद्धांत से संबंधित शब्दावली, यानी इस सिद्धांत में कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। जैसे विलोपन, विलोपन किसे कहते हैं यह आपको सीधा पूछा जाता है। जैसे कुत्ते को केवल घंटी की आवाज़ सुनाई जाए और भोजन ना दिया जाए तो कुछ समय बाद कुत्ता लार टपकाना बंद कर देता है, उसे कहते हैं विलोपन, यानी वह भूल जाता है, कुत्ता समझ जाता है कि जब हम कुत्ते को लगातार केवल घंटी घंटी की आवाज़ सुनाएंगे तो शुरू में कुत्ता लार टपकाएगा, पर आप यही करते रहेंगे, यही दोहराते रहेंगे, केवल कुत्ते को घंटी की आवाज़ सुनाएं, यानी कई महीनों तक आप केवल घंटी घंटी की आवाज़ सुनाएं, उसे भोजन ना दें, तो कुत्ता लार टपकाना बंद कर देता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह अब घंटी ही बजाता है, अब भोजन नहीं देता है। इसे कहते हैं विलोपन। अगला है उसमें स्वतः प्रकटीकरण, यानी जब विलोपन के बाद, यानी जब कुत्ते को आप घंटी की आवाज़ सुनाते हैं और वह लार टपकाना बंद कर देता है, उसे कहते हैं विलोपन। तो वह विलोपन के बाद कोई स्वाभाविक उद्दीपक जैसे भोजन प्रस्तुत किया जाए तो वापस अनुकूलित अनुक्रिया प्रस्तुत कर देता है, उसे स्वतः प्रकटीकरण कहते हैं। यानी विलोपन के बाद में आपने क्या किया कि कुछ दिन बाद एक दिन अचानक भोजन कुत्ते के सामने रख दिया तो वह कुत्ता एक बार लार टपका देगा, उसे कहते हैं स्वतः प्रकटीकरण। यानी जो पहला जो आपने अनुबंधित किया था वह व्यवहार वह पुनः प्रकट करेगा, इसे कहते हैं स्वतः प्रकटीकरण। इसमें नेक्स्ट था
सामान्यीकरण। सामान्यीकरण यदि अनुकूलित उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक जैसे घंटी के समान प्रकृति का कोई अन्य उद्दीपक प्रस्तुत करने पर व्यवहार प्रकट कर दे। यानी कुत्ते के सामने आप जो रोजाना घंटी बजाते थे उसके अलावा उसी प्रकृति की यानी उसके समान लगभग समान साउंड वाली घंटी बजे, जैसे मान के चलिए गली में से कोई जो आइसक्रीम वाला होता है उसकी घंटी की आवाज़ सुनी और वह कुत्ता उसमें भी लार टपका दे यानी व्यवहार प्रकट कर दे यानी लार टपका दे, तो उसे कहते हैं सामान्यीकरण। यानी उसके घंटी के समान दूसरी आवाज़ घंटी की उसने सुनी और व्यवहार प्रकट कर दिया, उसे कहते हैं सामान्यीकरण। यानी उसके व्यवहार में वो है सामान्यीकरण हो चुका है। नेक्स्ट इसमें है विभेदीकरण। यानी अनुकूलित उद्दीपक है उसमें घंटी के समान दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए और प्राणी अंतर को समझ जाए। उसमें अंतर नहीं समझ रहा था वो तो सामान्यीकरण हो गया, और इसमें यदि घंटी के समान दूसरी घंटी की आवाज़ में अंतर को समझ गया वो प्राणी, तो समझ लीजिए उसे कहते हैं विभेदीकरण। यानी उसने विभेद कर लिया, उसे कहेंगे विभेदीकरण। तो यह पावलोव का सिद्धांत था। आगे चलिए सिद्धांत नंबर 3, यह है पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन का सिद्धांत CL हल्के द्वारा दिया गया। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाता है कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CL हल ने। इस सिद्धांत के अन्य नाम से भी इस सिद्धांत को कई बार पूछा जाता है कि आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी हल ने दिया। या फिर पूछा जाता है चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी हल ने दिया। और गणितीय अधिगम का सिद्धांत हल ने दिया। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, जब हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति के लिए हम कोई ना कोई हल ढूंढते हैं, या फिर हम गणित में ही समस्याओं का हल करते हैं, और जब हमारी सारी समस्याएं या आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाती है तो हमें पुनर्बलन मिलता है। इस प्रकार आपको इनके अन्य नाम और इस सिद्धांत को याद रखना है। चलिए देखिए इस सिद्धांत में क्या है। इस सिद्धांत में कहा है कि कोई भी प्राणी उस कार्य को ही करता है जिस कार्य को करने में उसकी आवश्यकता पूर्ति हो सके, तथा आवश्यकता पूर्ति उस प्राणी के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। यानी कोई भी प्राणी उस कार्य को करना ज़्यादा पसंद करता है जिसमें उसकी आवश्यकता पूर्ति हो रही हो, और आवश्यकता पूर्ति होने पर प्राणी को पुनर्बलन प्राप्त होता है। पुनर्बलन का मतलब होता है प्रोत्साहन, यानी उसे उस कार्य को करने के बाद प्रोत्साहन मिलता है कि इस कार्य को मैं आगे भी करूँगा। इस प्रकार नोट, लेस्टर एंडरसन ने हल्के सिद्धांत को थॉर्नडाइक की श्रेणी का ही कहा है, परंतु यह सिद्धांत अपितुल्य शब्दों में है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पुनर्वलन के सिद्धांत या हल्के सिद्धांत को नपेतुल्य शब्दों वाला सिद्धांत किसने कहा है, तो लेस्टर एंडरसन ने यह कहा है। इन्होंने कहा है कि जो हल्का सिद्धांत है वो है थॉर्नडाइक की श्रेणी का ही है, यानी जैसा सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है लगभग उसी श्रेणी में यह हल्का सिद्धांत आता है, परंतु यह सिद्धांत इन्होंने बहुत ही संक्षिप्त बातों में यानी नपेतुल्य शब्दों में कहा है। चलिए नेक्स्ट, स्किनर ने हल्के सिद्धांत को साहचर्य के सिद्धांतों का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। यानी स्किनर ने हल्का जो सिद्धांत है आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत है, इसे साहचर्य के सिद्धांत जितने भी सिद्धांत हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ बताया है। आपसे यह पूछा जाएगा कि साहचर्य के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत स्किनर ने किसको बताया है, तो पुनर्वलन के सिद्धांत को बताया है। नेक्स्ट चलिए इस सिद्धांत की उपयोगिता
यानी इस सिद्धांत के क्या क्या उपयोग हैं। पहला है इसमें पुनर्वलन के महत्व को स्पष्ट करता है, यानी प्रोत्साहन के महत्व को या पुनर्वलन के महत्व को यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि बालक को आवश्यकता पूर्ति होने पर पुनर्वलन मिलता है। अगला है इसमें पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु के निर्माण में, यानी पाठ्य वस्तु के विषय वस्तु के निर्माण में CLL का यह सिद्धांत उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट अगला सिद्धांत है क्रिया प्रसूतन का सिद्धांत। यह स्किनर ने दिया था। इसमें प्रयोग चूहा और कबूतर पर किए थे। आपसे ये पूछा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि चूहे पर प्रयोग कब किया था और कबूतर पर प्रयोग कब किया था। तो इन्होंने चूहे पर पहले किया, कबूतर पर बाद में किया। चूहे पर प्रयोग 1938 में किया था और कबूतर पर प्रयोग 1943 में किया था। आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना है दोस्तों, प्रसूति या प्रसूता उस महिला को कहते हैं जिसके बच्चा होने वाला होता है। तो देखिए आप इसको याद रखेंगे कि नर ने क्रिया करी, फिर उसके बाद में वो है महिला प्रेग्नेंट हो गई यानी प्रसूता हो गई, तो उसने एक चूहा जैसे बच्चे को जन्म दिया। इस प्रकार आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके अन्य नाम देखिए। इसे क्रिया प्रसूतन सिद्धांत, ये सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसका अन्य नाम ऑपरेंट सिद्धांत, नियमित अनुबंधन सिद्धांत या कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत या RS थ्योरी, ये इसके अन्य नाम है। इन्होंने प्रयोग चूहे व कबूतर पर किए थे। चलिए नेक्स्ट इस सिद्धांत में पहले क्रिया करता है तथा चूहा फिर भोजन प्राप्त करता है। पहले आपने थॉर्नडाइक के सिद्धांत, पावलॉक के सिद्धांत में देखा हुआ कि उनके सामने पहले से ही भोजन रखा हुआ था, यानी बिल्ली ने पहले भोजन देखा, फिर उसके बाद उसको पाने के लिए अनेकों क्रियाएं की थी। इसी प्रकार कुत्ते ने भी पहले भोजन उसके सामने रखा हुआ था, उसको देखकर अनेक क्रियाएं करने लगा, और जब उनका पंजा लीवर पर पड़ा तो वह बॉक्स खुल गया और उन्होंने भोजन प्राप्त किया। परंतु इस जो स्किनर का सिद्धांत है, इसमें भोजन चूहे को या कबूतर को पहले दिखता नहीं है। पहले वह क्रियाएं करता है, क्रियाएं करने के बाद ऊपर से भोजन नीचे आता है, जो उस बॉक्स में ऊपर रखा हुआ था, जो उस चूहे को पहले दिख नहीं रहा था। तो इसमें पहले क्रियाएं करता है चूहा, उसके बाद में उसे भोजन प्राप्त होता है। इस प्रकार यह सिद्धांत इसमें है। इन्होंने कहा कि यदि प्राणी के कार्य करने पर उसे उद्दीपक या पुनर्वलन मिले तो अधिगम संभव है। यानी यदि कोई प्राणी कोई कार्य करे, उसके बाद में उसे पुनर्वलन या प्रोत्साहन दिया जाए या उसे कोई उद्दीपक दिया जाए तो वह अधिगम, उसका अधिगम होता है, यानी वह सीखने के लिए ज़्यादा तत्पर रहता है और वह सीखता है। स्किनर ने तत्काल पुनर्वलन पर जोर दिया, यानी बालक को क्रिया करने के तुरंत बाद ही पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, उसे कहते हैं तत्काल पुनर्वलन। स्किनर ने तत्काल पुनर्वलन पर जोर दिया है। चलिए नेक्स्ट, स्किनर ने 2 क्रियाएं बताई। पहली प्रकाशित अनुक्रिया, दूसरी उत्सर्जित अनुक्रिया। प्रकाशित अनुक्रिया उसे कहते हैं जब उद्दीपक पहले से मौजूद हो और उसे देखकर प्राणी क्रिया करे, यानी उद्दीपक
या भोजन या जो कुछ भी है वो है पहले प्राणी के सामने पहले से ही रखा हुआ हो और उसे देखकर प्राणी क्रियाएं करे, उछल कूद करे या फिर उसे प्राप्त करने के लिए अनेकों क्रियाएं करे, तो उसे कहते हैं प्रकाशिक अनुक्रिया। प्रकाशिक अनुक्रिया में थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलाक का और हल का सिद्धांत आता है, क्योंकि इन सभी सिद्धांतों में प्राणी के सामने पहले से ही भोजन रखा हुआ था और उन्होंने उस भोजन को देखकर अनुक्रियाएं की थी। अगला है उत्सर्जित अनुक्रिया। इसमें क्या होता है, जब उद्दीपक सामने ना हो, क्रिया करने के बाद सामने आए, तो उसे कहते हैं उत्सर्जित अनुक्रिया। जैसे स्किनर का प्रयोग। स्किनर का प्रयोग है, इसमें यह एक बॉक्स होता है, यहाँ पर चूहा बैठा हुआ होता है, यहाँ पर लीवर लगा होता है और यहाँ पर एक नली होती है, नली, और ऊपर यहाँ दाने रखे हुए होते हैं, भोजन रखा होता है। जब चूहा उछल कूद करता है तो इसे लीवर पर पैर रख जाता है इसकी गलती से, और इस लीवर से पैर रखने के कारण ये यहाँ से ऊपर से नली में से यहाँ दाने नीचे आ जाते हैं। यानी इसमें पहले चूहे को दाने दिख नहीं रहे थे, दाने तो ऊपर रखे थे, वो तो गलती से उसका पैर लीवर के ऊपर रख गया तो दाने नीचे आ गए और वह समझ गया चूहा कि जब इस पर पैर रखते हैं तो भोजन प्राप्त होता है। यानी इसमें पहले भोजन दिख नहीं रहा था। ये होती है उत्सर्जित अनुक्रिया। इसमें स्किनर का प्रयोग उत्सर्जित अनुक्रिया वाले में ही आता है। चलिए नेक्स्ट, नोट। स्किनर ने SR थ्योरी को RS थ्योरी में बदल दिया। SR थ्योरी मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स, मतलब पहले उद्दीपक होगा उसके बाद अनुक्रिया, पहले ये चलता था। जैसे थॉर्नडाइक का प्रयोग और हल का प्रयोग, पावलाक का प्रयोग सब SR थ्योरी में आते हैं। और RS थ्योरी में आता है स्किनर का प्रयोग। इसमें क्या होता है, पहले रेस्पॉन्स यानी अनुक्रियाएं करता है, बाद में स्टिमुलस यानी उसे उद्दीपक की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत ने नकारात्मक पुनर्बलन पर भी जोर दिया। यानी स्किनर के सिद्धांत में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार के पुनर्बलों पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत के आधार पर 1954 में स्किनर ने अवक्रमित अनुदेशन विधि दी। आपसे ये पूछा जाता है कि अवक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है, तो उसके जनक हो जाएंगे स्किनर। और अवक्रमित अनुदेशन विधि स्किनर ने कब दी, तो 1954 में। यह सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है किसने दिया, तो ये जॉन डीवी ने दिया था। स्किनर का सिद्धांत भी लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत मतलब करके सीखना। इसमें भी प्राणी पहले क्रिया करता है फिर उसके बाद में सीखता है। चलिए नेक्स्ट, स्किनर ने 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं, जिसमें पहला है, ये तत्काल नहीं सतत है, सतत पुनर्बलन। दूसरा है आंशिक पुनर्बलन। तीसरा है अंतराल पुनर्बलन। अगला हो जाएगा आनुपातिक पुनर्बलन, या इसे ही कहते हैं तत्काल पुनर्बलन। तो इसमें पहला पुनर्बलन होता है सतत पुनर्बलन, यानी लगातार मिलने वाला पुनर्बलन। यानी हर क्रिया के बाद आपको पुनर्बलन दिया जाए तो उसे कहते हैं सतत पुनर्बलन। अगला है इसमें आंशिक पुनर्बलन, यानी बीच बीच में मिले उस पुनर्बलन को कहते हैं आंशिक पुनर्बलन। अगला है इसमें अंतराल पुनर्बलन, यानी एक निश्चित गैप या निश्चित अंतराल के बाद आपको पुनर्बलन दिया जाए उसे कहते हैं अंतराल पुनर्बलन। यानी इसमें अंतराल फिक्स कर दिया जाता है कि हर आधे घंटे के बाद आपको पुनर्बलन मिलेगा, यानी हर आधे घंटे के बाद आपको टॉफी मिलेगी या फिर कोई वस्तु मिलेगी, तो इसमें यह अंतराल फिक्स कर दिया जाता है।
अगला है आनुपातिक पुनर्वलन। इसमें अनुपात या वस्तु की मात्रा फिक्स होती है। जैसे आपको इस कार्य के लिए 2 टोपी या 4 टोपी या फिर इतना सामान मिलेगा, इसे कहते हैं आनुपातिक पुनर्वलन। आनुपातिक पुनर्वलन का अन्य नाम तत्काल पुनर्वलन भी है। चलिए नेक्स्ट, अगला है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये सिद्धांत कोहलर ने दिया। ये गेस्टाल्ट थ्योरी से संबंधित सिद्धांत है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मनी का शब्द है। यदि आपसे पूछे कि गेस्टाल्ट का सबसे पहले विचार किसने दिया, तो यह वर्दीमर ने दिया था। और कब दिया? 1912 में। वर्दीमर ने विचार दिया कि इन्होंने थार्नडाइक के विचार का खंडन करते हुए कहा कि प्राणी प्रयास या त्रुटि से ना सीखकर वह सूझ से सीखता है। वर्दीमर का मानना था, जैसे थार्नडाइक कहते थे कि प्राणी सूझ की जगह वो कहते थे प्राणी त्रुटि व प्रयास करके अनेक गलतियां करके सीखता है, जबकि वर्दीमर का मानना था कि प्राणी त्रुटि ना करके वह अपनी सूझ से सीखता है। तो इस प्रकार गेस्टाल्ट थ्योरी में विचार वर्दीमर ने दिया। यदि आपसे पूछे कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत किसने दिया या फिर प्रयोग किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहलर। यदि आपसे पूछे गेस्टाल्टवाद थ्योरी के जनक या इसका सबसे पहले विचार किसने दिया, तो आपको आंसर करना है वर्दीमर ने। चलिए नेक्स्ट, इस सिद्धांत के अन्य नाम इसका हो जाएगा गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, समग्रता या पूर्णाकार का सिद्धांत। इसे पूर्णाकार का सिद्धांत या समग्रता का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका मानना था कि जो भी समस्या हो उसे पूर्णाकार में सामने रखा जाना चाहिए। फिर उस समस्या को पूर्णाकार में रखेंगे तो उसका समाधान सूझ या अंतर्दृष्टि से मिल जाएगा। इस सिद्धांत की विशेषताएं। एकदम से समस्या का हल मिलना इस सिद्धांत की विशेषता है। और यह सिद्धांत शैक्षिक निहितार्थ यानी शिक्षा में किस प्रकार प्रयोग में लिया जाता है, तो पाठ्यक्रम के निर्माण में। यह आपसे पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन से सिद्धांत का काम में लिया जाता है, तो यह हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। अगला है पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह पूछा जाता है कि पूर्ण से अंश की ओर यह शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वह सूझ या अंतर्दृष्टि या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी पर आधारित है। देखिए, इसमें कोहलर ने एक सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया, एक ऐसा पिंजरा लिया, ये उसमें तान थे, पिंजरे में इस सुल्तान नामक चिंपांजी को अंदर कर दिया। यहाँ पर एक छड़ पटक दी और पिंजरे से बाहर केलों का गुच्छा रख दिया। केलों का गुच्छा इतना दूर था कि यदि सुल्तान अपने हाथ से लेना चाहे तो उसके हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, वह हाथ से नहीं ले सकता था। तो पहले दिन सुल्तान ने उन केलों को हाथ से लेने का प्रयास किया तो वह केले हाथ नहीं आए और सुल्तान उन केलों को प्राप्त नहीं कर सका। दूसरे दिन कोहलर ने उन केलों को फिर उतनी ही दूरी पर रखा तो सुल्तान ने अपने मन ही मन में सोचा कि केले हाथ से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो अगले दिन उसने अपने हाथ को पिंजरे से बाहर नहीं निकाला, यानी उनको केलों को हाथ से लेने का प्रयास ही नहीं किया। उसने क्या किया कि वहाँ पर पिंजरे में जो छड़ी रखी थी उसको लिया और उसके सहारे से उन केलों को प्राप्त कर लिया। यानी कोहलर ने देखा कि चिंपांजी अपनी सूझ का प्रयोग कर रहा था, वह अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर रहा था। पूर्व ज्ञान उसको पहले दिन हो चुका था
कि केलों को हाथ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने अगले दिन हाथ से लेने का प्रयास ही नहीं किया। उसने सूझ से, अपनी समझ से पिंजरे में रखी हुई छड़ का प्रयोग करके केलों को प्राप्त किया। उसी प्रकार कोलर ने फिर अगले दिन उसी पिंजरे में सुल्तान को बंद किया। सुल्तान को बंद किया और केलों को ऊपर, पिंजरे के ऊपर बांध दिया, ऊपर लटका दिया और उसमें 2-3 बॉक्स डाल दिए। तो देखा, चिंपांजी जब उछल कूद कर रहा था, उन केलों को लेने का प्रयास कर रहा था, तो केले इतने ऊपर लटके हुए थे कि उसके हाथ ना आ सके। तभी चिंपांजी ने अपने सूझ का प्रयोग करके वहाँ पर जो बॉक्स पड़े थे उनको एक के ऊपर एक रखा और उनको रख करके केलों को प्राप्त कर लिया। तो यह सिद्धांत यही बात बताता है कि प्राणी परिस्थितियों में अपनी सूझ का प्रयोग करता है और सूझ का प्रयोग करके ही समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। चलिए नेक्स्ट, गेस्टाल्ट के अनुसार प्रक्रिया, यानी गेस्टाल्ट बाद मानते हैं कि यह एक निश्चित क्रम होता है, यानी सूझ वाला ये होता है, ये निश्चित क्रम में आता है। तो वह क्रम इन्होंने बताया। आपको इस क्रम को सीधा सीधा ऐसे ही याद रखना है, ये क्रम पूछा जाता है परीक्षा में। तो सबसे पहले होगा पूर्व ज्ञान। प्राणी को सबसे पहले पूर्व ज्ञान होता है, फिर उससे सूझ प्राप्त होती है, सूझ आती है, फिर उसके बाद में आहा अनुभव, आहा अनुभव होता है, उसके बाद में फिर लास्ट में अधिगम, यानी वो है प्राणी सीख जाता है। इस प्रकार आपको इसे याद रखना है। आपको एक कहानी के माध्यम से इसे मैं याद कराता हूँ। देखिए आप, यह एक जंगल है, आप एक जंगल में जा रहे हैं, आप जंगल में जा रहे हैं, तो आपके पीछे एक शेर पड़ गया। शेर पड़ गया तो आपको यहाँ पर एक पेड़ भी है, तो आपको एक इस बात का पूर्व ज्ञान है कि जब शेर पीछे पड़े तो हम उससे ऊपर चढ़ के बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको इस क्रम में याद करेंगे कि आपके पीछे शेर है, तो शेर है तो आपको इस बात का पूर्व ज्ञान है कि शेर जब पीछे पड़ रहा है तो शेर खाएगा, और शेर खाएगा तो हम मर जाएंगे। ये हो गया आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हो गया। फिर आपके मन ही मन में एक विचार आता है, यानी सूझ आती है, आपके मन में एक सूझ आती है कि क्यों ना पेड़ पर चढ़ा जाए, पेड़ पर चढ़ने से इससे शेर से बचा जा सकता है। तो आपने सूझ का प्रयोग किया, आप पेड़ पर चढ़ गए। आप पेड़ पर चढ़ गए तो चढ़ने के बाद में आपको जो अनुभव प्राप्त हुआ, उस अनुभव को कहते हैं आहा अनुभव। आहा अनुभव प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद में शेर वहाँ से चला गया, आप पेड़ से नीचे उतर कर आ गए। आप नीचे उतरे, जैसे ही आपको एक नया कुछ सीखने को मिला कि इस प्रकार से शेर से बचा जा सकता है, उसे कहते हैं अधिगम। सीखना होता है अधिगम, तो आपको अधिगम हो गया। इस प्रकार आपको इस क्रम में याद रखना है कि आपको पूर्व ज्ञान, सबसे पहले पूर्व ज्ञान था कि शेर खाएगा तो हम मर जाएंगे। फिर उसके बाद में आपके दिमाग में सूझ आई कि पेड़ पर चढ़ के बचा जा सकता है, उसे कहेंगे सूझ। सूझ आने के बाद में जो पेड़ पर बैठने के, चढ़ने के बाद आपको जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसे कहते हैं आहा अनुभव। आहा अनुभव के बाद में आप जब शेर चला गया तो आप पेड़ से उतर कर नीचे आ गए, तो आपको अधिगम हो गया, यानी आपको कुछ सीखने को मिला, उसे कहते हैं अधिगम। तो ये आपको इस प्रकार याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि प्राणी पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके परिस्थितियों का हल निकालता है, यानी गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि प्राणी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसके सामने जो नई परिस्थितियां आती हैं उनका सामना करके वो हल निकाल लेता है। जिस प्रकार से उस प्राणी आदमी के पीछे वन में शेर पड़ रहा था, तो उसे पूर्व ज्ञान था कि शेर खाएगा तो मर जाएंगे, तो उसने
नई परिस्थिति जो उसके सामने थी, उसे शेर के सामने से बचना, तो उसने सूझ के माध्यम से उस परिस्थिति का हल ढूंढा। चलिए नेक्स्ट। इन्होंने कहा कि बालक के सामने संपूर्ण समस्या को प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह पूर्व ज्ञान से प्राप्त सूझ एवं आने वाले नवीन अनुभव के द्वारा अधिगम कर लेता है। यानी बालक के सामने संपूर्ण समस्या को एक साथ रख दिया जाए तो वह बालक पूर्व ज्ञान के आधार पर तथा सूझ से समस्या का समाधान निकाल लेता है। चलिए नेक्स्ट। इस सिद्धांत के उपयोग यानी गेस्टाल्ट थ्योरी के उपयोग क्या है। पहला है इसमें पाठ्यक्रम को संगठित रूप से प्रस्तुत करने में, यानी पाठ्यक्रम के निर्माण में गेस्टाल्टवाद यानी सूझ का ये सिद्धांत है, ये काम आता है। दूसरा है इसमें पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी पर आधारित है, क्योंकि गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि कोई भी समस्या हो उसे पूर्ण रूप से बच्चे के सामने रख देना चाहिए, तो यह शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवाद पर ही आधारित है। अगला है यह सिद्धांत रटने के स्थान पर तार्किक रूप से समझने पर बल देता है, यानी गेस्टाल्टवाद रटने को हतोत्साहित करता है तथा तार्किक रूप से समझने पर बल देता है। अगला है इसमें प्रत्येक परिस्थिति में पूर्व अनुभवों का सदुपयोग करना, यानी हमारे सामने जो जो परिस्थिति हैं उन परिस्थितियों में जो हमें पूर्व ज्ञान है उसका उपयोग करके सूझ के माध्यम से समस्या का हल निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला है इसमें 6 नंबर का सिद्धांत तल रूप या क्षेत्र का सिद्धांत। यह है कुर्ट लेविन ने दिया था। इस सिद्धांत का अन्य नाम जीवन विस्तार सिद्धांत है। देखिए इसमें क्या होता है, तल रूप सिद्धांत या क्षेत्र विस्तार सिद्धांत, इसे जीवन विस्तार सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए आप इसमें देख रहे होंगे एक बालक है, जैसे एक बालक है, इसमें कुर्ट लेविन ने क्या किया, एक बच्चा था, छोटा बच्चा, उसके सामने वह पैरों के बल जैसे ये बच्चा चल रहा है ऐसे चल रहा था, उसके सामने एक कुछ खाने की वस्तु रखी गई जिसको वह बच्चा लेने का प्रयास कर रहा था और बच्चा आगे बढ़ रहा था। कुर्ट लेविन ने क्या किया, उसके सामने समस्याएं खड़ी की, जैसे यहाँ पर उसने बाधा रख दी, तो बच्चे ने क्या किया, उस बाधे के सामने से घूमकर जैसे यहाँ से निकल गया। इस प्रकार कुर्ट लेविन ने फिर उसके सामने यहाँ पर बाधा खड़ी कर दी, तो बच्चे ने क्या किया, बाधा के सामने से दूसरे रास्ता से निकलकर वो इस प्रकार निकल गया। तो उसने क्या किया, वो जैसे जैसे कुर्ट लेविन उस बच्चे के सामने बाधाएं रखता गया, जैसे यहाँ से बच्चा चालू हुआ, चलना प्रारंभ किया, तो उसने यहाँ पर बाधा रख दी। बच्चे ने क्या किया, उस बाधा से बगल होकर निकलकर वो न्याय कर निकल गया। तो बच्चे बगल होकर निकल गया, फिर कुर्ट लेविन ने उसके सामने उस रास्ते पर बाधा खड़ी कर दी। बच्चे ने क्या किया कि वो वहाँ से दूसरे रास्ते से निकल गया, उसने फिर वहाँ पर बाधा खड़ी करी, फिर दूसरे रास्ते से फिर वहाँ पर बाधा खड़ी करी। तो ऐसे करते करते बच्चा अपने बाधाओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुँच गया। तो यह सिद्धांत भी इसी बात को बताता है कि हमें समाज में यानी वातावरण में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए यानी बाधाओं का सामना करते हुए अपने जीवन का विस्तार करना होता है और लक्ष्य तक पहुंचना होता है। इसी आधार पर तल रूप या क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया। चलिए, यह सिद्धांत सामाजिक वातावरण में बाधाओं का मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर बल देता है। जिस प्रकार ये बच्चा अनेक बाधाओं का सामना करते 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 अपने लक्ष्य तक पहुंचा, उसी प्रकार प्राणी को सामाजिक वातावरण में रहते हुए अनेक बाधाओं का मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। यह सिद्धांत इसी बात को बताता है। यह सिद्धांत सामाजिक वातावरण में चुनौतियों से बिना डरे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें सामाजिक वातावरण में चुनौतियों से बिना डरे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहन करता है। तो उसमें हो जाएगा कुर्तलेवन का तल रूपी सिद्धांत या क्षेत्र या जीवन विस्तार सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट 7वां सिद्धांत है इसमें सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत ये अल्बर्ट बॉन्ड्रोआ के द्वारा दिया गया है। इसमें आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो यह अल्बर्ट बॉन्डोरा ने दिया। इसके अन्य नाम प्रेक्षणीय सिद्धांत या मॉडलिंग थ्योरी। प्रेक्षणीय सिद्धांत इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉन्डोरा का मानना था कि बच्चा समाज में रहकर और प्रेक्षण के द्वारा यानी देखकर सीखता है, अपने से बड़ों को देखकर सीखता है, अपने से बड़ों को वह मॉडल मानता है और उनका फॉलो करता है। इसलिए इस सिद्धांत को मॉडलिंग थ्योरी भी कहा गया। बॉन्डोरा ने एक जोकर, गुड़िया और बच्चों की टेलीग्राफी पर प्रयोग किया। चलिए नेक्स्ट। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा बड़े लोगों को देखकर सीखता है, यानी बड़े लोगों को बच्चा अपना मॉडल समझता है और उन्हें देखकर वह सीखता है। यह सिद्धांत माता पिता और अध्यापक के लिए है क्योंकि इसके अनुसार बच्चा माता पिता और अध्यापक को मॉडल मान कर सीखता है। यानी आपसे पूछा जाए कि बॉन्डोरा का सिद्धांत सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, वह किसके लिए है, तो यह छात्रों के लिए नहीं है, यानी बच्चों के लिए नहीं है, यह माता पिता के लिए। जब माता पिता अपना व्यवहार सही रखेंगे तो बच्चा उनको देखकर सीखता है, तो बच्चा खुद ब खुद सही व्यवहार करेगा और सही चीज़ें सीखेगा। अब अगला है इसमें बॉन्डोरा ने सामाजिक अधिगम के 4 सोपान बताए। ये सोपान हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, आपको इसी क्रम में याद रखने होंगे। सबसे पहले अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन। बॉन्डोरा ने यह क्रम बताया है। अवधान मतलब किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना, देखने के बाद उसे अपने मन में धारण करना, धारण करने के बाद वह खुद उसको प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत करने के बाद यदि वह उसे सेम टू सेम ऐसे ही प्रस्तुत कर पाएगा तो उसे पुनर्वलन मिलेगा। यह अल्बर्ट बॉन्डोरा ने 4 सोपान बताए। जैसे आप इसे एक कहानी के माध्यम से याद रख सकते हैं। आपने क्या, आपकी मम्मी एक बार क्या हलवा बना रही थी। आपने मम्मी की बगल में बैठे थे, आपने वो सब मम्मी को हलवा बनाते हुए देखा। यानी सबसे पहले आपने अवधान यानी ध्यान से उस चीज़ को देखा हलवा बनाते हुए। फिर आपने मन ही मन में उस चीज़ को धारण किया कि हलवा कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ डलती है, कैसे बनता है। फिर कुछ टाइम बाद मम्मी जब घर पर नहीं थी तो आपने पुनः प्रस्तुतिकरण यानी आपने खुद उस हलवा को बनाने का प्रयास किया और आपने वो बना लिया। अब हलवा बन के तैयार हो गया, आपने वो खाया। खाने के बाद पता चला कि उसका टेस्ट उसी के समान है जैसे आपकी माँ बनाती थी। यदि आपका वो टेस्ट उसी के समान आएगा तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा, उसे कहते हैं पुनर्वलन। तो आपको इस कहानी के माध्यम से इसे याद रखना है। सबसे पहले अवधान, फिर धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन। आपने हलवा को देखा, उसे कहेंगे अवधान, फिर धारण किया मन में, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण खुद ने बना के देखा, फिर अच्छा बन गया तो आपको पुनर्वलन मिला। चलिए नेक्स्ट। अगला सिद्धांत है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया। इसमें क्या है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में हमेशा आपको याद रखना है कि सांस्कृतिक वर्ड आएगा और जिस सिद्धांत में सांस्कृतिक वर्ड दे के पूछे वो वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है। और इसकी एक ट्रिक है संस्कृति वाले की कि हम जब कोई रिश्तेदार या कोई हमारे घर आता है और बाय
गो माने जाना, और वह जाता है तो हम बच्चे से कहते हैं कि बाय। बाय का मतलब बेटा बाय कर दे। तो यह हम अपनी संस्कृति में सिखाते हैं कि कोई जा रहा है तो हम कहेंगे कि बाय कर दे। इस प्रकार आपको ये याद रखना है कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है ये सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है। आपको ये याद रखना है, यह पूछा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित किससे है, तो यह भाषा से संबंधित है। बालक समाज में रहकर भाषा सीखता है, यानी लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि समाज में बच्चा रहता है तो वह समाज में रहकर ही भाषा सीखता है, यानी बड़ों को देखकर वह भाषा सीखता है। यह सिद्धांत आत्म संभाषण या निज भाषण को महत्व देता है। यह सिद्धांत आत्म संभाषण को महत्व देता है। अब देखिए आत्म संभाषण कहते किसे हैं। आत्म संभाषण बालक स्वयं से बातचीत करता है जिसे उसके चिंतन एवं भाषा का विकास होता है। यानी लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि आपने कई बच्चों को देखा होगा कि वह मन ही मन में बात करते रहते हैं, खुद ही खुद बोलते रहते हैं, उसे कहते हैं आत्म संभाषण। आत्म संभाषण लेव वाइगोत्स्की इस चीज़ को अच्छा मानते थे। उनका मानना था कि इससे बालक का चिंतन और भाषा का विकास होता है। अगला लेव वाइगोत्स्की ने अगला शब्द यूज में लिया था स्कैप होल्डिंग या मचान या पाड़ा, यानी सहायता देने की क्रिया। देखिए इसमें एक बच्चा है जो साइकिल चला रहा है, इसमें उसकी माँ पीछे से उसे सहायता दे रही है। तो उस सहायता देने की क्रिया को कहते हैं मचान, पाड़ा या स्कैप होल्डिंग। अगला है इसमें MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। सहायता देने वाले को MKO कहा जाता है, यानी सहायता देने की क्रिया पूछे तो क्रिया तो हो गई स्कैप होल्डिंग, मचान या पाड़ा, और सहायता देने वाला जैसे इसकी माँ ये हो जाएगी MKO। इसे कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। जो सहायता देने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं MKO। ये हो जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर। नेक्स्ट देखिए नवा सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। यदि आपसे पूछे कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत वो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। मनोलैंगिक आए तो सिगमंड फ्रायड, और मनोसामाजिक आए तो एरिक्सन का सिद्धांत हो जाएगा। अन्य नाम एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अन्य नाम है जीवन अवधि सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को जीवन अवधि सिद्धांत भी कहा जाता है। एरिक्सन को नव फ्रायडवाद के जनक कहा जाता है। वैसे फ्रायडवाद का जनक पूछे तो सिगमंड फ्रायड हो जाएगा, और नव फ्रायडवाद पूछे तो एरिक्सन हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई। जैसे पूछा जाए आपको कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 8 अवस्थाएं बताई हैं। 8 अवस्थाएं देखिए। पहली है मुखी अवस्था। मुखी अवस्था यह 0 से 1.5 साल तक होती है, मुखी अवस्था। दूसरी है गुदी अवस्था, यह 1.5 साल से 3 साल तक होती है। तीसरी है लैंगिक अवस्था, यह 3 से 6 साल तक होती है। और चौथी है सुषुप्त अवस्था, यह 6 से 12 होती है, इसे ही बाल्यावस्था भी कहा जाता है। 5वीं है किशोर अवस्था, ये 12 से 18 वर्ष तक होती है। छठी है पूर्व प्रौढ़ अवस्था, यानी प्रौढ़ होने से पूर्व की अवस्था, यह है 18 से 35 साल की होती है। अगली है प्रौढ़ अवस्था, यह है 35 से 65 साल की होती है। और इससे अगली है वृद्ध अवस्था, यह 65 से अधिक साल की होती है। इस प्रकार से एरिक्सन ने संपूर्ण जीवन को 8 अवस्थाओं में बांटा है। चलिए नेक्स्ट अगला सिद्धांत है 10वां नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। इसमें कोहलबर्ग ने
हिंज की दुविधा नामक कहानी सुनाई थी। आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि हिंज की दुविधा नामक कहानी का संबंध किससे है, तो नैतिक विकास के सिद्धांत से है, जो कि कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग ने इसमें 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी, यानी हर स्तर में 2-2 अवस्थाएं बताई थी। तो अवस्था पूछे तो 6 और स्तर पूछे तो 3। 3 स्तर कौन कौन से? पूर्व परंपरागत यानी परंपरा से पहले, और परंपरागत और उत्तर परंपरागत, यानी बीच में आएगा परंपरागत, और उससे पहले वाली यानी पूर्व परंपरागत, और परंपरा के बाद वाली यानी उत्तर परंपरागत। ये 3 स्तर इन्होंने बताए थे। हिंज की दुविधा, इसमें यह नैतिकता से संबंधित सिद्धांत है। इसमें हिंज की दुविधा नामक कहानी थी एक, जो बच्चों को कोहलबर्ग ने सुनाई थी। इसमें इन्होंने बच्चों को सुनाया कि जैसे छोटे बच्चे इन्होंने अपने पास बैठाए, उसने कहा कोहलबर्ग ने कि एक हिंज नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो वह अस्पताल में थी। रात के 12 बज रहे थे, उस टाइम पर सभी मेडिकल दुकानें बंद थी। डॉक्टर ने उस हिंज नामक व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी पत्नी के लिए ये इमरजेंसी दवाएं हैं और ये अभी चाहिए। तो हिंज उन दवाओं को लेने के लिए जैसे ही बाज़ार में गया, तो उसने देखा कि सारे मेडिकल बंद थे। उसके बाद में हिंज ने अपने मन में सोचा, यानी हिंज को परेशानी होने लगी। हिंज ने सोचा कि मेडिकल बंद है, यदि मैं दवाई ना लेके गया तो मेरी पत्नी मर जाएगी, और यदि दवा लेके जाऊं, मैं मेडिकल को तोड़ के दवा प्राप्त करूं, तो यह चोरी होगी। तो इस प्रकार हिंज के मन में यह दुविधा थी। तो कोहलबर्ग ने उन बच्चों से पूछा कि यदि हिंज की जगह तुम होते तो तुम क्या करते। तो हर बच्चे का जवाब अलग अलग था। किसी बच्चे ने कहा कि हिंज ने सर गलत किया था, क्योंकि चोरी करना पाप होता है, यानी वो बच्चे नैतिक विचार कर रहे थे। और किसी ने कहा कि उसने अच्छा किया, यदि वो नहीं तोड़ता तो उसकी पत्नी मर जाती। इस प्रकार कोहलबर्ग ने हिंज की दुविधा नामक कहानी बच्चों को सुनाई और उनकी नैतिकता को देखा। चलिए नेक्स्ट, अगला सिद्धांत है इसमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वह जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो जीन पियाजे हैं। एक पूछा जाता है स्कीमा, कि स्कीमा शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया, या स्कीमा शब्द का प्रयोग किससे है, तो स्कीमा शब्द का प्रयोग है जीन पियाजे ने किया था। स्कीमा शब्द का जीन पियाजे से संबंध है। स्कीमा कहते हैं मानसिक क्रिया, यानी हमारे मस्तिष्क में जो क्रियाएं चलती है उसे स्कीमा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 अवस्थाएं, इन अवस्थाओं में से उदाहरण देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे यह पूछेगा कि 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, निम्न में से कौन सी जीन पियाजे की अवस्था नहीं है। तो आपको ऐसे एक ट्रिक के माध्यम से याद करना होगा, GPMO, यानी GPMO। PMO उसे बोलते हैं, जैसे CM होता है, CM की ऑफिस होती है, ऐसे PMO PM की ऑफिस होती है, उसे PMO कहा जाता है। तो GPMO आपको इसे याद रखना है। G से हो जाएगा संवेदी गामक, यानी गामक अवस्था। G से हो गया गामक अवस्था। P से हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और M से हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और O से हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए, संवेदी गामक अवस्था ये 0 से 2 वर्ष की होती है। ये पहली वाली अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष की होती है, जिसमें अनुकरण और वस्तु स्थायित्व शामिल होते हैं। बच्चा इसमें अनुकरण करना सीखता है जब वह गामक अवस्था में होता है, यानी 0 से 2 वर्ष की आयु में बच्चा सर्वाधिक अनुकरण करता है। अनुकरण यानी किसी को देख के सीखना, उसे कहते हैं अनुकरण। वस्तु स्थायित्व यानी बच्चे के मन में वस्तु स्थायी रूप से होती है। जैसे आपने बच्चों को एक खिलौना दिखाया,
बच्चे ने खिलौना देख लिया तो आपने वो बाद में खिलौना पीछे की तरफ छुपा लिया और बच्चे से कह दिया कि बच्चा उस खिलौने को चिड़िया ले गई, तो वह बच्चा उसके लिए फिर भी रोता है, क्योंकि वह बच्चे के दिमाग में स्थायी रूप से स्थित है। बच्चा उस खिलौने के लिए रोता रहता है। और अगला है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 2 से 7 वर्ष की आयु के बालक इसमें शामिल होते हैं, जिसमें होता है जिज्ञासा। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा आता है, 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा जब होता है, तो उसमें प्रबल जिज्ञासा होती है। वो हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखता है। वो जो कुछ भी देखेगा उसको जानने की कोशिश करेगा। और इसमें होता है जीवबाज। जीवबाज को एनिज में भी कहा जाता है। यानी बच्चा हर चीज़ को सजीव समझता है। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं जो खेलते रहते हैं 2 से 7 वर्ष की आयु के, तो वह अपने छोटे छोटे, जैसे हाथी है तो हाथी को बच्चा पानी पिलाएगा, वो सोचता है कि ये और हमारी तरह ही ये पानी पीता है, जबकि वो निर्जीव है, वो पानी नहीं पिएगा। फिर भी बच्चा उसे सजीव समझकर व्यवहार उसके साथ करता है। वो कहेगा ले ले पानी पी ले, ऐसे कहेगा। खिलौने को साथ खेलेगा, उनको खिलाएगा, सुलाएगा, पिलाएगा। तो वह सब सजीव बाद में आता है, यानी वह हर चीज़ को सजीव समझता है। ये दूसरी स्टेज में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए नेक्स्ट, अगला है मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था 7 से 12, यानी बाल्यावस्था के समान होती है ये। आपसे पूछे कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है जो बाल्यावस्था के समांतर है, तो मूर्त अवस्था है जो 7 से 12 वर्ष की चलती है उसमें। इसमें उदाहरण है संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण। बच्चा हर चीज़ में संबंध बनाने लगता है, वर्गीकरण कर सकता है। उत्क्रमणीय, पलटावी चिंतन, बच्चा पलट के चिंतन करना जानता है। उत्क्रमणीय यानी पलट के जवाब दे सकता है। वह किसी भी चीज़ के बारे में आपसे पूछ सकता है पलट के कि ये ऐसा क्यों है। इससे पहली वाली अवस्थाओं में वो है ऐसे नहीं पूछ सकता। अगला है इसमें तार्किकता की शुरुआत, यानी तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है इसमें, जबकि पूर्ण तार्किकता तो औपचारिक अवस्था में आती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें चौथा औपचारिक अवस्था। ये 12 से अधिक वर्ष यानी किशोर अवस्था के लगभग की होती है। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन और पूर्ण तार्किक चिंतन। जो पहले वाले में तार्किक चिंतन का प्रारंभ हुआ था, इसमें पूर्ण तार्किक चिंतन करने लग जाता है बच्चा। चलिए नेक्स्ट, 12वां सिद्धांत है इसमें, अधगम के 8 प्रकार बताए रॉबर्ट एम गेने ने। आपसे पूछा जाता है कि अधगम के 8 प्रकार किसने बताए, तो रॉबर्ट एम गेने ने। इसकी बुक का नाम कंडीशन ऑफ लर्निंग। यह पिछली बार STC के एग्ज़ाम में पूछा है कि कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक किसकी है, तो रॉबर्ट एम गेने की बुक का नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसने अधगम के 8 प्रकार बताए, जिसमें से सबसे अच्छा अधगम बताया है समस्या समाधान अधगम। यह उच्च श्रेणी का होता है। तो ये पूछा जाता है कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार सबसे उत्तम श्रेणी का अधगम कौन सा है, तो वह हो जाएगा समस्या समाधान अधगम। और सबसे निम्न श्रेणी का अधगम पूछे तो वो हो जाएगा संकेत अधगम। इस प्रकार आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों, यह है अधगम से संबंधित सिद्धांत थे। हमने इससे पहले एक वीडियो में और ये आज वाली इस वीडियो में अधगम को पूरा पढ़ लिया है। अब इससे अगली वीडियो जो आएगी अधगम के सिद्धांतों और जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा है उसके संबंधित क्वेश्चन आंसर होंगे, जो प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए होंगे और उनकी संभावना आगे भी आने की होती है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।